ये उस मिशन की कहानी है जिसने दंगा पैदा किया और फिर उसे फैला दिया। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि ये सब हुआ, बल्कि सबसे डरावनी बात ये है कि ज्यादातर हिंदुस्तानी ये सब जानते ही नहीं है। ये कहानी सेकुलर नहीं है, बल्कि इतनी कड़वी है कि सुनने से ज्यादा छुपाने में मजा आता है। अब वक्त आ गया है कि ये कहानी हर हिंदुस्तानी सुने, खास तौर पर वो जो आज भी समझते हैं कि ये सब अचानक हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं उस चुप्पी को तोड़ने का सिलसिला। साल 1946 के अंत तक मुस्लिम लीग और मुस्लिम जनता के बीच गहरा तालमेल बन चुका था। मुस्लिम लीग अब केवल एक राजनीतिक दल नहीं थी, वह एक आंदोलन बन गई थी जो इस्लाम के नाम पर अलग मुल्क की मांग को लेकर पूरे भारत में मुस्लिमों को एकजुट कर रही थी। खासकर पंजाब में, जहां धार्मिक आबादी लगभग बराबर थी, वहां मुस्लिम लीग की रणनीति बेहद आक्रामक और सोची समझी थी। मुस्लिम लीग जानती थी कि अगर पंजाब उसके कब्जे में नहीं आया तो पाकिस्तान नाम की कोई हकीकत नहीं बन पाएगी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने साफ कर दिया था कि जून 1948 तक भारत को सत्ता सौंप दी जाएगी। अगर तब तक पंजाब में मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बनी तो पाकिस्तान की नींव अधूरी रह जाती। यही कारण था कि लीग ने पंजाब को इस्लामी प्रांत बनाने के लिए एक रक्त रंजित योजना तैयार की, जिसमें लक्ष्य था हिंदू और सिखों को या तो भगाना या पूरी तरह मिटा देना। इस राजनीतिक खेल में ब्रिटिश सरकार की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। दूसरी तरफ अंग्रेज जानते थे कि मुस्लिम लीग ऐसी ताकत थी जो दंगे और फूट फैला सकती थी और भारत को एकजुट रहने से रोक सकती थी। इसलिए प्रशासनिक स्तर पर मुसलमानों को खुली छूट दी गई, खासकर पुलिस, मजिस्ट्रेट और जिलों के अफसरों को। 1947 की शुरुआत में पंजाब पुलिस का जो आंकड़ा सामने आया वह चौंकाने वाला था। पूरे प्रांत में कुल 24,995 कांस्टेबल थे, जिनमें से 18,848 यानी 74% मुस्लिम थे, जबकि पंजाब की कुल आबादी में मुस्लिम केवल 56% थे। बाकी 6,167 हिंदू और सिख थे। पुलिस जैसे संवेदनशील विभाग में यह अनुपात मुस्लिम लीग के पक्ष में झुका हुआ था। हिंदू और सिखों की बार बार मांग के बावजूद भर्ती प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं हुआ। मजबूत और योग्य हिंदू सिख युवाओं को रिजेक्ट किया जाता, जबकि कमजोर मुस्लिम युवक भर्ती कर लिए जाते, जिसका रीजन ये भी था कि पुलिस विभाग का मंत्री भी 1937 से लगातार मुस्लिम ही रहा। इसी दौरान पंजाब की विधानसभा में कांग्रेस और अकाली दल के समर्थन से यूनियनिस्ट सरकार बनी थी। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस सरकार को अस्थिर करने के लिए एक नया रास्ता अपनाया। हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों के खिलाफ संगठित हिंसा। उनका लक्ष्य स्पष्ट था कि पंजाब में अपनी मुस्लिम लीग की सरकार बनाना, ताकि पाकिस्तान का निर्माण बाधा रहित हो सके। पश्चिमी पंजाब के जिलों जैसे रावलपिंडी, झेलम, कैंपबेलपुर, मुल्तान और सरगोदा में मुस्लिम आबादी 80% से अधिक थी। यही जिले मुस्लिम लीग की हिंसा के पहले प्रयोगशाला बने। यहां के गांवों में हिंदू और सिख परिवार छोटी छोटी टोलियों में रहते थे, जो आसपास के मुस्लिम बहुल गांवों से घिरे थे। ये इलाके आसान टारगेट थे। 4 और 5 मार्च 1947 को अमृतसर और लाहौर में पहले हमले हुए। लाहौर में मुसलमानों की संख्या थी 4,33,170, जबकि हिंदू 187,212 और सिख केवल 43,021 थे। यहां मुस्लिम भीड़ ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदू सिख छात्रों पर हमला बोला और पुलिस ने फायरिंग में उनका साथ दिया। कुछ ही घंटों में लाहौर के हिंदू सिख इलाकों में आगजनी शुरू हो गई। दुकानों, घरों और धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया। अमृतसर में, जहां हिंदू सिखों की आबादी लगभग 52%, वहां हालात शुरू में नियंत्रण में रहे, लेकिन मुस्लिम बस्तियों से चारों ओर से घिरे इस शहर में स्थानीय मुस्लिम गुंडों, पुलिस और अफसरों के साथ गहरे तालमेल ने इसे जल्द ही बेहद असुरक्षित बना दिया। मुस्लिम दुकानों पर मुस्लिम शॉप के बड़े बड़े बोर्ड पहले से लगे हुए थे, जो संकेत था कि हमले पूर्व नियोजित थे और आगजनी से अपने प्रतिष्ठान बचाने के लिए तैयारी पूरी थी। इस पहले हमले के बाद सैकड़ों हिंदू और सिख परिवारों ने
शहर छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा विस्फोट अभी होना बाकी था, जो था रावलपिंडी डिवीजन के गांवों में, जहां एक सुनियोजित नरसंहार का मंच तैयार किया जा चुका था। 7 मार्च 1947 को वह दिन आया जब भारत के इतिहास में सबसे संगठित और भयावह जातीय हिंसा की शुरुआत हुई। गांव दर गांव हिंदू सिखों को घेरा गया। उन्हें या तो जबरन धर्म बदलने को कहा गया या फिर काट दिया गया। ये हमले केवल भीड़तंत्र की उपज नहीं थे, बल्कि ये हथियारों से लैस संगठित गिरोहों द्वारा किए गए थे, जिनके पास फायर आर्म्स तक थे। कई मामलों में हत्यारों को पैसे दिए गए। कितने लोगों को मारा गया, उसके हिसाब से। पंजाब में उस समय एक खुला अलिखित आदेश था, जहां मुस्लिम बहुमत है वहां गैर मुस्लिम नहीं बचने चाहिए, और यह आदेश अब अमल में लाया जा रहा था, पूरे क्रूरता और बर्बरता के साथ। बीते 2 दिन लाहौर और अमृतसर में जो कुछ हुआ वह तो महज एक शुरुआत थी। असली लक्ष्य था गांवों में बसे वो लाखों हिंदू और सिख जो मुस्लिम बहुल जिलों में चारों तरफ फैले हुए थे और पूरी तरह असुरक्षित थे। इस दिन का पहला हमला रावलपिंडी शहर से सटे गांवों में हुआ। मुस्लिम लीग समर्थकों की संगठित भीड़ जो हथियारों से लैस थी, ढोल बजाते हुए गांवों की ओर निकली। ये भीड़ें केवल स्थानीय नहीं थीं, बल्कि इन्हें दूर दराज के कबायली इलाकों और धार्मिक स्थलों से उकसाया गया था। गोलरा शरीफ जैसे धार्मिक केंद्रों से पीरों ने काफिरों के खिलाफ जिहाद की घोषणा की थी। हमले के लिए रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी कि पहले अफवाह फैलाई जाती कि सिख हमला करने वाले हैं, फिर मुस्लिम बस्तियों से भीड़ जमा होती और बिना किसी चेतावनी के हिंदू सिख बस्तियों पर हमला कर दिया जाता। इन हमलों में लूट, बलात्कार, हत्या, अपहरण, आगजनी सब कुछ साथ होता। गांवों को घेर लिया जाता, गुरुद्वारों में शरण ले चुके लोगों को जिंदा जला दिया जाता और महिलाओं को या तो अगवा किया जाता या उनके सामने ही उनके परिवार के पुरुषों को मार दिया जाता, बिल्कुल वैसे ही जैसा हाल ही में पहलगाम में हुआ। थमाली खारी, बेवाल, नखराली, भगपुर, दुबरन, धुड़ियाल, ये सिर्फ गांवों के नाम नहीं, बल्कि उन जगहों के नाम हैं जहां सिख और हिंदू जनसंख्या का लगभग पूर्ण सफाया कर दिया गया। थोहा खालसा रावलपिंडी जिले का एक सिख गांव। यहां 12 मार्च को हमलावरों ने पूरे गांव को घेर लिया। पहले लड़ाई हुई, लेकिन अंत में मुस्लिम भीड़ भारी पड़ी। जब महिलाओं को इस्लाम कबूल करो या तैयार हो जाओ कहा गया, तो 93 सिख औरतों ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना न केवल पंजाब बल्कि पूरी भारत के इतिहास में स्त्री बलिदान का ज्वलंत प्रतीक बन गई। दुबरन गांव, जिसकी सिख आबादी लगभग 1500 थी, यहां एक भी जीवित नहीं बचा। सभी घर जला दिए गए। 70 से अधिक औरतें अगवा कर ली गईं। बेवाल गांव में 400 सिखों ने गुरुद्वारे में शरण ली थी। हमलावरों ने गुरुद्वारे को चारों तरफ से घेरकर आग लगा दी। पूरा समुदाय वहीं खाक हो गया। धुड़ियाल गांव, एक समृद्ध गांव जिसमें खालसा स्कूल, बैंक और गुरुद्वारे थे, वहां लगातार 2 दिनों तक हमले हुए। पहले दिन सिखों ने मोर्चा लिया, लेकिन अगले दिन हमलावर लौटे फायर आर्म्स और पेट्रोल के साथ। स्कूल, बैंक और चारों गुरुद्वारे जला दिए गए। कई दर्जन लोग मारे गए। हमलावरों के पास पेट्रोल की बोतलें थीं और सबसे बड़ी बात की वो ट्रेनिंग ले चुकी गिरोह थी जो हमला करने के लिए हमेशा रेडी रहती थी। कई मामलों में रिपोर्ट आई कि मुस्लिम लीग स्थानीय स्तर पर इन हमलों के लिए कैश भुगतान कर रही थी। मारे गए हिंदू सिखों की संख्या गिनी जाती थी और उसी के अनुसार पैसों का वितरण होता था। यह एक इनाम प्रणाली थी और इसका एक ही लक्ष्य था कि गांवों को खाली कराना और कमजोरों को दबाना। मजबूत गांवों में भी रक्षा करना आसान नहीं था। चकलाला और रट्टा अमराल जैसे उपनगरों में लोग एक रात तक लड़ते रहे, लेकिन अंत में हार गए। बचे लोगों को जबरन इस्लाम में धर्मांतरण करवाया गया। सिख पुरुषों के केस मुंडवाए गए, खतना कराया गया और औरतों का जबरदस्ती निकाह कराए गए। जो औरतें बचीं, उन्हें अपमानित किया गया। या तो उन्हें मुसलमानों में बांट दिया गया या कबायली क्षेत्रों में ले जाकर बेचा गया। कहीं कहीं पर उनके साथ जानवरों से भी ज्यादा बुरा सलूक हुआ, जैसे कि शारीरिक अंग काटे गए, गर्भवती औरतों का पेट चीर दिया गया। इसके साथ ही और भी बहुत कुछ हुआ जो हम बता नहीं पाएंगे और आप सुन भी नहीं पाओगे। इसके बाद
गोरसियां गांव में मौलवियों ने हमलावरों को कहा, हिंदू सिखों को मारना पुण्य का काम है, और वहां भी सिखों की हत्या और महिलाओं का अपहरण हुआ। काहूटा, बामली, हरियल, टेंच, हरनाली, बांदा, मच्छियां, नराली, नारा, इन गांवों में बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। भालों में उछाल कर मारे गए या आग में जिंदा फेंक दिया गया। अक्सर हमलावर खुलेआम ढोल बजाते हुए गांवों में प्रवेश करते, झंडे लहराते और इस्लामी शासन का नारा लगाते। पुलिस उनका साथ देती या मूक दर्शक बनी रहती। फौज जब भी पहुंचती देर हो चुकी होती। 128 गांवों में हमला हो चुका होता। 7,000 से ज्यादा मौतें दर्ज हुईं। हजारों औरतें अगवा की गईं। एक बड़ी जनसंख्या अब बेघर थी। यही था पहला विस्फोट। 7 मार्च 1947 से शुरू हुआ वह नरसंहार, जिसने पश्चिमी पंजाब की जमीन को लाल कर दिया। यह कोई दंगा नहीं था, यह एक रणनीति थी। मुस्लिम लीग की सत्ता की भूख ने सिखों और हिंदुओं की बस्तियों को नक्शे से मिटाना शुरू कर दिया था। मार्च के दूसरे सप्ताह में रावलपिंडी डिवीजन के गांव जल चुके थे। अब हिंसा एक जिले तक सीमित नहीं रही, यह कैंपबेलपुर, झेलम और मुल्तान तक फैल गई। हर इलाके में वही तरीका, वही पैटर्न, वही निष्क्रिय पुलिस और वही बर्बरता। कैंपबेलपुर जिले के गांवों में मुसलमानों की भारी आबादी थी। यहां की भीड़ ढोल पीटते हुए आती, मुस्लिम लीग के झंडे लहराती, औरतों का अपहरण करती, गुरुद्वारों और मंदिरों को अपवित्र करती और पूरा गांव राख में तब्दील कर देती। इसके बाद रजार गांव में 10 मार्च को हमला हुआ। हमलावर राइफलों से लैस थे। 300 से ज्यादा सिख मारे गए। 3 गुरुद्वारे जला दिए गए। 116 लोगों को गुरुद्वारे में बंद कर आग लगा दी गई। 95 सिख औरतों को जबरन निकाह में बांधा गया। बचने की कोई सूरत नहीं थी, क्योंकि सभी घर जला दिए गए। ताली पंडी, पंड, झन, इन गांवों में भी यही हुआ। लोगों को इस्लाम कबूल करने को कहा गया। जिन्होंने इनकार किया उन्हें जिंदा जला दिया गया। बारियल गांव में 150 हिंदू सिखों को गुरुद्वारे में बंद किया गया और आग लगा दी गई। जंड, कनात, बसल, यहां लूट, बलात्कार और आगजनी का कोई हिसाब ही नहीं था। ढेरी गांव, वहां हमलावरों ने हमला किया, औरतों और बच्चों तक को नहीं बख्शा। चौतरा गांव में जबरन धर्म परिवर्तन करवाए गए सिखों की सामूहिक हत्या की योजना बनी, लेकिन समय रहते विफल हुई। तंडलियांवाला पर हमला हुआ, लेकिन प्रशासन की सख्ती और हिंदू सिखों की तैयारी से वह बच गया। लेकिन ज्यादातर गांव इतने भाग्यशाली नहीं थे। मुस्लिम लीग की रणनीति थी कि जहां प्रतिरोध कम हो वहां हमले सबसे तीव्र हों, और प्रतिरोध रोकने के लिए पुलिस, मजिस्ट्रेट, प्रशासन, सभी पर मुस्लिम लीग की पकड़ पहले से थी। हर जगह अभी भी एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा था। हरियल गांव, जो सिख नेता मास्टर तारा सिंह का पैतृक स्थान था, यहां न सिर्फ सिखों को मारा गया, बल्कि उनके खेत और मकान को जूतों से रौंदा गया। घर जोते गए ताकि कोई वापसी की संभावना न बचे। बामली गांव में 80 सिखों की हत्या, 105 से ज्यादा लोग अगवा। कई परिवारों ने अपमान से बचने के लिए खुद अपनी औरतों की हत्या कर दी। धुड़ियाल, यहां ईरान हिंद बैंक, खालसा हाई स्कूल, 4 गुरुद्वारे सब राख हो गए। जो महिलाएं बचने में सक्षम नहीं थीं, उन्होंने कुएं में कूदकर, आग में जलकर, जहर खाकर जान दे दी। इन्हीं महीनों में पाकिस्तान शब्द पहली बार तलवार और पेट्रोल के साथ जुड़ा, और वह जुड़ाव सिर्फ एक विचारधारा नहीं था, वह हकीकत बनकर गांवों की राख से उठ रहा था। जैसे ही गांवों में हिंसा चरम पर पहुंची, मुस्लिम लीग ने एक नया मोर्चा खोल दिया, जो था रेलवे। ट्रेनें, जो आजादी से पहले पंजाब का मुख्य परिवहन साधन थीं, अब मौत की पटरियों पर दौड़ने लगीं। मार्च 1947 से लेकर जुलाई तक ट्रेनें न सिर्फ पलायन का जरिया बनी, बल्कि जानबूझकर मुस्लिम लीग की योजना का हिस्सा भी, जहां यात्रियों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर चुनकर मारा गया। 7 मार्च 1947 को पहला बड़ा ट्रेन हमला तक्षशिला रेलवे स्टेशन पर हुआ। फ्रंटियर मेल को रोका गया। स्टेशन पर पहले से तैयार मुस्लिम भीड़ ने ट्रेन को घेरा, डिब्बों के दरवाजे खोले और सिख व हिंदू यात्रियों को खींचकर बाहर निकाला। 22 लाशें प्लेटफॉर्म पर छोड़ दी गईं। महिलाओं और बच्चों को ज्यादातर अगवा कर लिया गया। यह पहला संकेत था कि ट्रेनें अब किसी के लिए सुरक्षित नहीं रहीं।
इसके बाद हमलों की श्रृंखला शुरू हुई। शरीफपुरा के पास ट्रेन रोकी गई और यात्रियों को मार दिया गया। तंगरा स्टेशन 30 जुलाई को हमला हुआ, कई यात्री मारे गए। होशियारपुर, वजीराबाद, अल्हा स्टेशन, हर जगह एक जैसी घटना। पटरियों पर पत्थर रखे गए, ट्रेन रोकी गई, यात्रियों को पहचान पूछकर मारा गया और हमलावर सुरक्षित निकल गए। चकवाल लाइन पर मुस्लिम गिरोह स्टेन गन लेकर ट्रेन पर हमला करने आए। एक एंग्लो इंडियन रेलवे इंस्पेक्टर ने साहस दिखाया, 2 हमलावरों को गोली से मार गिराया, तब जाकर ट्रेन बची। टैक्सिला, मालकावाल, टिब्बी, भाटी गेट, नौलखा, शाहदरा, ये स्टेशन अब रूटीन हत्याओं के गवाह बन गए थे। इसके बाद 23 जुलाई 1947 को एक स्पेशल ट्रेन को रोका गया। पटरियों पर जानबूझकर भारी पत्थर रखे गए थे। हमलावर ट्रेन पर चढ़े, 8 यात्री मारे गए, 12 घायल हुए। सिर्फ ड्राइवर की सूझबूझ से ट्रेन आगे बढ़ पाई। यात्रियों के लिए सबसे खतरनाक चीज बन चुकी थी उनकी पहचान। सिखों के केस, हिंदुओं का जनेऊ, माथे का तिलक, सब कुछ अब मौत का कारण था। 21 जून 1947 मोची गेट के पास एक बस रोकी गई। मुस्लिमों को अलग खड़ा कर दिया गया। 10 हिंदू सिख यात्रियों को चाकू से मार डाला गया। उस दिन लाहौर के पुराने शहर में 20 जगहों पर आग भी लगाई गई थी। ट्रेन हमलों का सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो भागना चाहें उन्हें रास्ते में ही खत्म कर दो। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ट्रेनें एक आदर्श माध्यम थीं, क्योंकि ट्रेन में सीमित जगह, फंसे हुए यात्री और रेलवे स्टेशनों पर मुस्लिम मजिस्ट्रेटों और पुलिस की मिली भगत। अप्रैल से जुलाई तक के महीने इस तरह के दर्जनों मामलों से भरे पड़े हैं। मालकवाल का प्रसिद्ध बाजार जला दिया गया। पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी बैंक, पंजाब कश्मीर बैंक, सबको लूटा गया, फिर आग लगा दी गई। अक्सर ट्रेनों में चढ़ने से पहले यात्रियों को कुरान की कसम देकर सुरक्षा का भरोसा दिया जाता, लेकिन ट्रेन के अगले स्टेशन पर पहले से तैयार भीड़ यात्रियों को मार डालती। रेलवे स्टाफ, चाहे मुस्लिम हो या अंग्रेज, अक्सर हमलों को रोकने में नाकाम रहा। कई जगहों पर रेलवे अफसरों ने हमलावरों को इशारा तक दिया कि कौन से डिब्बों में हिंदू सिख बैठे हैं। जब लोग शहर छोड़कर भागने लगे, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, दिल्ली की ओर, तब उन्हें ट्रेनों में बैठना ही पड़ता था, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। कुछ गाड़ियों के पूरे डिब्बे जलाकर राख कर दिए गए। कुछ में शवों के ढेर स्टेशन पर उतरते और अगले यात्री डर के मारे ट्रेन ही छोड़ देते। रेलवे ट्रैकों के दोनों ओर सिर्फ राख और लहू का निशान रहता। ब्रिटिश हवाई जहाज कई बार ऊपर से तस्वीरें लेते रहे, लेकिन गोली नहीं चलाई गई और किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। कई गांवों और कस्बों में ट्रेन का इंजन देखना ही मौत का संकेत बन चुका था, क्योंकि अगला स्टेशन कभी जिंदा नहीं छोड़ता। इन सब का नतीजा क्या हुआ? मार्च से जुलाई के बीच हजारों हिंदू और सिख अपने गांव शहर छोड़ने पर मजबूर हुए, लेकिन वे जहां भी भागे, ट्रेनों ने उन्हें बीच रास्ते में रोककर मिटा दिया और पाकिस्तान का सपना उन पटरियों के ऊपर से गुजरते हुए हकीकत बनता चला गया। वहीं मार्च 1947 से लेकर जून के अंत तक लाहौर एक शहर नहीं, एक सुलगता हुआ युद्ध क्षेत्र बन चुका था। जहां किसी वक्त बगीचे, बाजार और स्कूल थे, वहां अब लाशें, मलबा और धुआं था। एमजी चीमा, मुस्लिम मजिस्ट्रेट, ने खुद हमलों का नेतृत्व किया। इसके ऊपर राहत रोक दी गई। हिंदू सिख पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम नेशनल गार्ड्स, जो लीग का अर्धसैनिक संगठन था, खुलकर मैदान में उतर आया। उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी, कैसे पेट्रोल डालकर इमारतों को जलाना है, कैसे गोलीबारी के बीच बच निकलना है, कैसे हथियारों को छिपाना है और किसे टारगेट करना है। इसके बाद 18 मई को मोजंग में 10,000 मुस्लिमों की भीड़ ने हमला किया। पुलिस थाने से राइफलें बांटी गईं। सब इंस्पेक्टर ने उन्हें लौटा देना जैसा दिखावटी आदेश दिया, लेकिन वे हथियार वापस कभी नहीं आए। 19 जून को हिंदू सिख मजदूरों पर बम फेंका गया। मोची गेट, रेलवे रोड, ब्रैंडरेथ रोड, इन सभी जगहों पर चाकूबाजी और आगजनी हुई। नौलखा थाना क्षेत्र में 42 घंटे का कर्फ्यू लगा, लेकिन मुस्लिम गुंडों को छूट मिली। इसके बाद 21 जून को गुरुद्वारा बावली साहिब को जलाने की कोशिश हुई, केवल फौज के समय पर पहुंचने से बच पाया। 23 जून को
पंजाब के बंटवारे पर फैसला होना था। मुस्लिम लीग चाहती थी कि अगर लाहौर पाकिस्तान में जाए तो यहां कोई गैर मुस्लिम न बचा हो, और अगर भारत में चला भी जाए तो वह एक झुलसा हुआ शहर हो। मुगलपुरा रेलवे वर्कशॉप में भोजन के समय भीड़ ने हमला किया, सैकड़ों मजदूर मारे गए। उसी शाम एक हिंदू साइकिल सवार का गला रेत दिया गया। 23 जुलाई को एक हिंदू का सिनेमा हॉल जला दिया गया। हर स्टेशन पर बस 2 बातें चलती थीं, आज कितने मरे, कल किस इलाके की बारी है। जब पत्रकारों ने 25 जून के बाद शहर का दौरा किया, उन्होंने लिखा, जले हुए घरों से अब भी धुआं उठ रहा था, हवा में बदबू और जलन थी। शाह आलमी गेट अब मलबे का ढेर था। 250 दुकानें और घर जलकर राख हो चुके थे। सड़कें बंद थीं और आधे जले मकानों को तोड़ने का आदेश दिया गया था ताकि आग न फैले। जून और जुलाई 1947 तक लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और पश्चिमी पंजाब के अधिकांश जिले हिंदू सिख विहीन हो चुके थे। जिन्हें मार नहीं डाला गया वे अब शरणार्थी बन चुके थे अपने ही देश में। इसके बाद 13 जून को मौजंग में दोबारा हिंसा भड़की, कई घर दुकानें राख हुईं, 60 घंटे का कर्फ्यू लगा, लेकिन मुस्लिम गुंडों को फिर भी छूट मिली। मुस्लिम लीग की रणनीति अब पूरी तरह साफ थी। गैर मुस्लिमों को पहले दहशत में डालो, फिर जबरन निकासी कराओ और बचे हुए घरों दुकानों पर मुस्लिम कब्जा करा दो। जून के आखिर में अमृतसर, जालंधर और यहां तक कि दिल्ली तक पर दावा किया जाने लगा। लीग के समर्थकों की बातों में साफ था कि यमुना तक पाकिस्तान होना चाहिए। राजनीतिक स्थिति भी तेजी से बदल रही थी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत के विभाजन की घोषणा हुई। पंजाब और बंगाल के बंटवारे के लिए बाउंड्री कमीशन बनाया गया। इसका अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ था, जिसने जनसंख्या और अज्ञात कारकों के आधार पर सीमाएं तय करनी थीं। लेकिन सिखों को उम्मीद थी कि ननकाना साहिब, लायलपुर और शेखुपुरा जैसे धार्मिक स्थान भारत में ही आएंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अलग ही खेल खेला। पाकिस्तान को कमजोर देश बनने से बचाने के लिए सिखों की उपजाऊ जमीन और धार्मिक स्थल पाकिस्तान को दे दिए गए। सिखों और हिंदुओं के खिलाफ यह आखिरी प्रहार था। लाहौर, मोंटगोमरी, लायलपुर, ननकाना साहिब सब पाकिस्तान में चले गए। शरणार्थियों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी थी। पश्चिम पंजाब, NWFP, बलूचिस्तान से निकलने वालों की गिनती नहीं थी। हर ट्रेन, हर ट्रक, हर सड़क बस एक ही बात कह रही थी, पंजाब अब बदल गया है। पटियाला रियासत में अप्रैल 1947 तक ही 50,000 से ज्यादा शरणार्थी पहुंच चुके थे। यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा तक सिख और हिंदू पहुंचने लगे। अमृतसर, फाजिलका, बठिंडा, फिरोजपुर जैसे बॉर्डर जिलों में कैंपों की बाढ़ आ गई। कहीं खाने को कुछ नहीं, कहीं पहनने को कपड़ा नहीं, कहीं सोने को छत नहीं। राज्य सरकारें, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC और हिंदू महासभा ने जो भी सहायता दे सकते थे दी, लेकिन संकट इतना बड़ा था कि राहत अपर्याप्त थी। सबसे बड़ी चुनौती थी हजारों विधवाएं, अगवा की गई लड़कियां और अनाथ बच्चे। कई औरतें गर्भवती थीं जिनके पति जिंदा नहीं बचे। कई लड़कियां ऐसी थीं जिनकी शादी जबरन करवाई गई और अब वे अपमान के साथ जीवित थीं। पंडित नेहरू ने कहा, रावलपिंडी की घटनाएं जानवरों को भी शर्मिंदा कर दें। ब्रिटिश पुलिस अफसर J.A. स्कॉट ने लिखा, मैंने युद्ध में भी ऐसी बर्बरता नहीं देखी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, मुस्लिम लीग ने इन घटनाओं की निंदा क्यों नहीं की? उत्तर स्पष्ट था, क्योंकि यह उनका ही बनाया हुआ मॉडल था। डायरेक्ट एक्शन सिर्फ नारा नहीं था, वह पूरी रणनीति थी। डिफेंस लीग्स बनाए गए। इनका मकसद था गुंडों को कानूनी बचाव देना। अंग्रेजों ने चुप्पी साध ली। लीग का प्रेस पुलिस पर ही अत्याचार का आरोप लगाने लगा। 1947 का वह पंजाब जो कभी गुरुओं की धरती, खेतों की शान और सांझी संस्कृति का प्रतीक था, अब अनाथ, उजड़ा हुआ और रक्त रंजित बन चुका था। हर शरणार्थी के साथ एक लाश थी, शारीरिक नहीं तो यादों की। हर ट्रेन में कोई मां थी जो अपने बेटे का सिर गोद में रखे बैठी थी, और हर शिविर में कोई लड़की जो अपनी आवाज खो चुकी थी। यह सिर्फ एक बंटवारा नहीं था, यह इतिहास की सबसे सुनियोजित मानव त्रासदियों में से एक थी, जिसका उद्देश्य न सिर्फ जमीन लेना था,
बल्कि स्मृति, संस्कृति और समुदाय को मिटाना था। और सबसे बड़ा वार सिर्फ लाशों पर नहीं किया गया, बल्कि उस विश्वास पर किया गया जो हिंदू और सिखों के बीच था। मुस्लिम लीग की रणनीति बहुत साफ थी कि पहले हिंदुओं और सिखों को एक साथ टारगेट करो, फिर उनके बीच शक पैदा करो और बाद में एक दूसरे के खिलाफ मोड़ दो। हर जगह हिंदू और सिखों को एक साथ काटा गया। गुरुद्वारे और मंदिर दोनों जलाए गए, क्योंकि उनका मकसद किसी एक धर्म को खत्म करना नहीं था, बल्कि सनातन संस्कृति को तोड़ना था। लेकिन असली साजिश आज भी खत्म नहीं हुई है। आजादी के 75 साल बाद जिन्होंने कभी हिंदू सिखों को एक साथ जला दिया था, आज वही लोग सोशल मीडिया, राजनीति और धार्मिक उकसावों के जरिए हिंदू और सिखों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। पंजाब में बार बार अलगाववाद को हवा देना और दोनों समुदायों के बीच अविश्वास फैलाना, ये सब उसी मानसिकता का हिस्सा है जो 1947 में लाखों लाशों के ऊपर खड़ी हुई थी। आज जो हिंदू कहता है कि सिखों ने उनका साथ नहीं दिया और जो सिख कहता है कि हिंदुओं ने उन्हें छोड़ दिया, वह दरअसल उस जहर का असर है जो मुस्लिम लीग ने 7 दशक पहले बोया था। यह वही लीग थी जिसने गुरुद्वारों में आग लगाई, मंदिरों में खून बहाया और फिर पीछे हटकर तमाशा देखा। आज जब भी कोई हिंदू सिख एक दूसरे पर शक करता है, तो पाकिस्तान का सपना थोड़ा और साकार हो जाता है, क्योंकि उसकी असली जीत कभी लाहौर नहीं थी, बल्कि उसकी असली जीत तब होगी जब हिंदू और सिख एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे। अगर हम 1947 के जख्मों को भूलकर आपस में ही लड़ने लगे, तो इतिहास खुद को फिर दोहराएगा। और इस बार कोई ट्रेन नहीं बचेगी, कोई गुरुद्वारा नहीं बचेगा, कोई हिंदुस्तान नहीं बचेगा। सिर्फ एक राख का मैदान होगा, जहां फिर कोई मजहबी नारा गूंजेगा और कोई सुनने वाला नहीं बचेगा। और अगर ये वीडियो आपको हिला गई, तो आपको त्रिपुरा नरसंहार देखना चाहिए, कश्मीर का धर्म परिवर्तन समझना चाहिए और टीपू सुल्तान की बर्बरता से रूबरू होना चाहिए। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।